हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। हम कर रहे थे बीएनएस की लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 3 को कंप्लीट किया और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कुछ सेक्शन 3 के क्लॉज 5, 6, 7, 8, 9 में, जो हमने कम्प्लीटली पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बीएनएस का। आज हम आएंगे बीएनएस के सेकेंड चैप्टर पे, जो रिलेटेड है पनिशमेंट से। अब पनिशमेंट का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले क्रिमिनोलॉजी में हम पनिशमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पोर्टेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, जो आपको बताएंगे कि कौन सी पनिशमेंट किस थ्योरी पे बेस्ड है। क्योंकि जब भी कोई पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की जाती है या जब भी लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और बहुत सारी थ्योरीज के बेस्ड पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पनिशमेंट फिलहाल की सोसाइटी के हिसाब से ठीक रहेगी। तो उसी के बेस पे अगर हम देखें तो जो पनिशमेंट की मेजर थ्योरीज जो काम करती हैं वो पहली होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, 5 तरह की थ्योरी मैं आपको बताऊंगी। पहली है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के किस बेस पे काम करती है? आई फॉर एन आई। ठीक है, अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे, अगर एंशिएंट सोसाइटी की बात करें तो कई जगह पे हम रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के एग्जांपल पढ़ते हैं कि किसी ने अगर किसी का पैर तोड़ा है तो सजा के तौर पे क्या होता था? उसका भी पैर ही तोड़ा जाता था। मतलब जो नुकसान सामने वाले ने पहुंचाया है, सेम नुकसान अगर उसको पहुंचा दिया जाता है, वो होता है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी यही कहती है कि विक्टिम जो है, जो डायरेक्ट विक्टिम है, वो तभी सेटिस्फाई होगा जब सामने वाले को इक्वली उसी प्रोपोर्शन की सजा दी जाए जिस प्रोपोर्शन में उसने नुकसान पहुंचाया है। ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहती है। सेकेंड थ्योरी होती है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ज्यादा मतलब बड़ी सजा होगी, वो लोगों में डर पैदा करेगी। वो ऑफेंडर, मतलब कोई भी आदमी ऑफेंस करने से पहले ये कंसिडर करेगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर सजा बहुत सीवियर दी जा रही है, अगर पनिशमेंट को बढ़ा देते हैं, तो वो क्राइम को रोकने में मददगार हो सकती है। वो जो ऑफेंडर के दिमाग में एक डर पैदा कर देगी कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया, ये पर्टिकुलर एक्ट अगर मैं करता हूं तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। ठीक है, और डिटरेंट थ्योरी आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम्स जो बहुत कॉमन हो जाते हैं, जो हिनियस काइंड ऑफ क्राइम है, जो सोसाइटी में बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए एक वन ऑफ द मेजर्स आपकी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन क्या यूज करती है? उन केसेस में सजा बढ़ा दी जाती है। जैसे कि रेप केस की हम बात करें, गैंग रेप है या फिर माइनर के साथ रेप है, इस तरह की ऑफेंसेस में क्या होता है? डिटरेंट थ्योरी काम करती है। डिटरेंट थ्योरी के बेस पे पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ती है, यानी कि जितना एजुकेटेड या फिर ह्यूमन राइट्स की बात करने वाली सोसाइटी होती है, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हम मान के चलते हैं, या फिर मान के क्या चलते हैं, ये एक ट्रुथ भी है कि किसी भी नेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में कौन आते हैं? उस नेशन के सिटीजन्स आते हैं। और जब जब भी कोई एक सिटीजन कोई क्राइम करता है, उसको सजा दे दी जाती है, उसको बिहाइंड बार्स रखा जाता है या डेथ पेनल्टी अगर दे दी जाती है, तो उन केसेस में क्या होता है? एक सिटीजन खराब हो जाता है। यानी जो नेशन के रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? खराब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है कि हमारा काम नेशन के रिसोर्सेज को खराब करना नहीं है। हमारा काम है कि अगर कोई सिटीजन जो ट्रैक से उतर गया है, जिसका माइंड क्रिमिनल हो गया है, उसको वापस से सुधारना, उसको रिफॉर्म करना, उसको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करके उसको सोसाइटी के लायक बनाना, ये क्या होती है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि आजकल ये कंसेप्ट है ओपन प्रिजन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, या फिर पैरोल वगैरह जो दी जाती हैं। अभी हम ये सारे के सारे किस पे बात करते हैं? रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बेस्ड पे ही ये काम कर रही हैं। ये जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जिसमें अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, या फिर आप ये कहें कि अगर किसी ने क्राइम किया, उसको बिहाइंड बार्स रखा गया और जेल अथॉरिटीज को लगा कि उसका बिहेवियर इस तरह का है कि वो रिफॉर्म किया जा सकता है, तो उस बेस पे क्या किया जाता है? फिर उनको ओपन प्रिजन वगैरह में रख दिया जाता है, या फिर कुछ दिन के लिए सोसाइटी में छोड़ के देखा जा सकता है, जिसको आप पैरोल कहते हैं, कि क्या वो सोसाइटी में रहने लायक है। अगर उसका बिहेवियर सभ्य लगता है, अगर उसका बिहेवियर ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोसाइटी के लिए बन सकता है, तो फिर धीरे धीरे उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थ्योरी।
प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है? प्रिवेंटिव थ्योरी ये कहती है कि जो क्राइम कर रहा है, जो ऑफेंडर है, जिसकी प्रवृत्ति ही इस तरह की है कि वो क्राइम की तरफ इंक्लाइंड है, उसको, उससे सोसाइटी को प्रिवेंट करो, उसको आइसोलेट कर दो। और जो हम पढ़ते हैं कि इम्प्रिजनमेंट दी गई, किसी को जेल में रखना, ये किस चीज का रिप्रकशन है? ये आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी पे बेस्ड है कि आप जो क्रिमिनल है उसको सोसाइटी से अलग कर दो, सोसाइटी बची रहेगी उसके एक्शन से। तो प्रिवेंटिव थ्योरी भी काम कर रही है इंडिया में अगर देखें तो। और लास्ट है एक्सपिएटरी थ्योरी या फिर कंपनसेटरी थ्योरी, यानी कि अगर किसी को अपने किए हुए का पछतावा करवा दिया जाए, अगर वो सामने वाले को कंपनसेट कर दे और वो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट कर जाए तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, इसमें फॉरगिवनेस दे दी जाती है इस थ्योरी के बेस्ड पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कौन सी थ्योरीज काम करती हैं, तो आप ये समझिए कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी काम कर रही है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी थ्योरी साइड बाय साइड काम कर रही है। डिटरेंट थ्योरी का मैंने एग्जांपल दिया, उसके बाद रिफॉर्मेटिव थ्योरी इंडिया में काम कर रही है, ओपन प्रिजन का मैंने बताया। थर्ड चीज प्रिवेंटिव थ्योरी, क्योंकि हम इम्प्रिजनमेंट देते हैं सजा के तौर पे, तो वो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? प्रिवेंटिव थ्योरी पे। तो बहुत सारी थ्योरीज अमलगमेट होके इंडिया के लेजिस्लेशन में अंतर्निहित कर दी गई हैं, जिसके बेस पे इंडिया की पनिशमेंट डिसाइड होती है। और ऐसा नहीं है कि हर क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट होती है। तो इसके लिए हम आते हैं सेक्शन 4 पे। पनिशमेंट्स कौन सी दे रखी हैं बीएनएस में? पहले क्या था, जब आईपीसी इनेक्ट हुआ था तो उस टाइम पे 6 तरह की पनिशमेंट थी। ठीक है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस एंड सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ये तो थी। उसके अलावा एक क्या होता था जिसको आप काला पानी कहते थे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था उस एरिया में। फिर क्या हुआ, जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली, सोसाइटी थोड़ा सा उस तरफ चली रिफॉर्मेशन की तरफ, तो उस वाली सजा को हमने निकाल दिया था। ठीक है, वो रिपील हो गई थी, उसको हटा दिया था हमने अपने लॉ में से। अब रिसेंटली जब बीएनएस बनाया गया है 2023 में, तो फिर से कितनी सजा हो गई है? 6 तरह की सजाएं बीएनएस में दे दी गई है। एक नई जो पनिशमेंट ऐड करी है वो है कम्युनिटी सर्विस। तो सबसे पहले आती है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस कौन से केसेस में दी जाती है? क्या डेथ सेंटेंस बहुत आम है देना, या फिर डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? ये 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखो, डेथ सेंटेंस रखी गई है इंडिया के क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से होते हैं, या फिर यूएन के जो ह्यूमन राइट सेल है उसकी तरफ से भी इंडिया में बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी इंडिया ने डेथ सेंटेंस को रिटेन रखा है। इसका आप डिटरेंट इफेक्ट अच्छा है ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उन केसेस में डेथ सेंटेंस देना कंपलसरी हो जाता है इंडिया के अगर लॉ की बात करें तो। तो डेथ सेंटेंस दी किन केसेस में जाती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क केस हम पढ़ते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का एक रूल दिया था। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जो रूल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि डेथ सेंटेंस ऐसा नहीं है कि हर केस में हम दे देंगे। अगर लिखा हुआ है कि इस ऑफेंस के लिए डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस ही होती है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस में डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, दैट डज नॉट मीन कि आप उस केस में डेथ सेंटेंस ही देंगे। वो तो एक मैक्सिमम बेंचमार्क बता दिया कि यहां तक भी आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन सारे केसेस में जिनमें डेथ सेंटेंस एज ए पनिशमेंट डाल दी गई है उसमें आप डेथ सेंटेंस ही देंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कौन से केसेस? जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो ऑप्शन है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है, यानी कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और इस इंसान को सुधारा जा सकता है, या फिर ये कहें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने से आपको ये नहीं लगा कि जिस तरह का क्राइम उसने किया है उसके प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दे दी गई है। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को सबसे पहले दिया गया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, शायद 1980 का केस है। उसके बाद रिआइट्रेट किया गया इसको मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दोबारा से। ठीक है, रिसेंटली आप देखेंगे मनोज वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो केस था, जिसको निर्भया गैंगरेप के नाम से जानते हैं, उसमें भी डेथ सेंटेंस को फिर से क्या बताया हमने कि लीगल है, दी जा सकती है और दी भी है। ठीक है,
तो अब जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डिसाइड होता है तो उसमें जब ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करते हैं तो वो क्या देखते हैं, कौन से केसेस जनरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आएंगे, उनमें कौन से कंसिडरेशंस काम करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज काम करेगी वो ये करेगी कि जिस क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसने वो क्राइम किस मैनर से किया। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को मारा गया है तो मारने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि जाके सिंपली उसको शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन मारने का ऐसा हिनियस काइंड ऑफ तरीका भी कोई हो सकता है कि उसको मारा पीटा या फिर उसके सारे ऑर्गन्स को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया गया। तो बहुत सारे तरीके से किसी की डेथ की जा सकती है। तो जब डेथ सेंटेंस के लिए किसी पर्सन को कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका मैनर ऑफ डूइंग दैट एक्ट था वो कैसा था। अगर वो बहुत हीनस काइंड ऑफ एक्ट था, अगर वो तरीका बहुत ही हीनियस था, मतलब एक क्रूअल तरीके से अगर किसी को मारा गया या क्रूअल तरीके से कोई एक्शन किया गया, चाहे वो रेप की बात करे चाहे वो मर्डर की बात करे, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि उसको डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फॉल कर सकता है। साथ साथ और क्या कंसिडर करेंगे, ये देखेंगे कि जो विक्टिम है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्या विक्टिम वल्नरेबल क्लास से बिलोंग करता है। वल्नरेबल क्लास में जैसे कि कोई एज्ड पर्सन है जो बहुत बूढ़े हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो वेपनलेस हैं, जिनके पास हथियार भी नहीं है और सिंपल किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है इस तरह का हीनियस काइंड ऑफ, या फिर बच्चों के खिलाफ अपराध किया गया, या फिर मल्टीपल मर्डर कर दिए गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके और उनके साथ कोई इस तरह की ज्यादती की गई कि सेक्सुअल ऑफेंसेस बहुत हीनियस तरीके से किए गए। तो ये भी डिपेंड करेगा कि जो विक्टिम है जिसके खिलाफ क्राइम किया गया है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। इसमें भी हम जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को कंसिडर करेंगे तो ये सारा कुछ भी हमने देखना है। फिर हम ये देखेंगे कि जो पर्सन है जिसने, जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है, क्या उसका माइंड इस तरह का है कि उसको सुधारा जा सकता है, क्या उसको कोई रिपेंटेंस फील हो रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो पनिशमेंट को एग्रीवेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पनिशमेंट को मिटिगेट करते हैं, जो घटाते हैं, जिससे कोर्ट कंसिडर करेगा कि हाँ ये फैक्टर इस तरह का है कि इसके बेस पे अगर देखें तो उसको सजा थोड़ी कम मिल जाए। जैसे कि कोई सोल ब्रेड अर्नर है किसी फैमिली का, कोर्ट को पता है कि अगर इसको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है तो इससे इतने सारे लोग और इफेक्ट होंगे, तो वो फैक्टर भी कंसिडर कर सकता है। फिर एक और मिटिगेटिंग फैक्टर क्या काम करता है, शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, शायद 2014 का केस है, उसमें ये कहा गया कि अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, देखो, अगर बहुत टाइम तक प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन रह जाती है तो हम ये मानते हैं कि एक इंसान को डेथ पेनल्टी दी गई। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर उसको ये पता है कि इस दिन मेरे को डेथ पेनल्टी मिलनी है, मुझे हैंग कर दिया जाएगा, तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन तो उसको है, क्योंकि मरने से डर तो सबको लगता है। अब उसने मर्सी पिटीशन डाल दी और उस पिटीशन पे कोई डिसीजन आ ही नहीं रहा, 5 साल 7 साल 10 साल उसके निकल गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके वो 5 साल 7 साल उसके मतलब मौत से भी बदतर है। जब इंसान डेली इस सस्पेंस में जी रहा है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, मतलब उसके माइंड का अगर हम बर्डन समझें, तो मुझे लगता है या फिर लोगों को ऐसा लगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो फेज होता है ना जहां पे मर्सी पिटीशन आपकी बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग है, ये एक बहुत बड़ा मिटिगेटिंग फैक्टर काम करता है आपकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो जब भी डेथ सेंटेंस किसी को दी जाती है तो ऐसा नहीं सुपरफिशियली केस आया और डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दी गई, ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस दे दी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, आर्टिकल 137 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें मतलब आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप अपने जजमेंट को एक बार दोबारा कंसिडर कर लीजिए। ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन भी अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है। यानी कि अगर जजमेंट में फिर भी आपको लग रहा है कि कोई डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डेथ पेनल्टी तो इरिवर्सिबल है। ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट में आपके पास ऑप्शन है कि आप कल को बाहर भी निकल सकते हो किसी भी वजह से, लेकिन अगर किसी को डेथ सेंटेंस ही दे दी तो क्या उसका कोई रिवर्सिबल ऑप्शन है, नहीं। ठीक है। तो उसमें कोई बैक स्टेप है ही नहीं, तो एक क्यूरेटिव पिटीशन फिर से डाल दी जा सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर क्यूरेटिव पिटीशन में भी डेथ सेंटेंस दे दी जाती है तो उसके बाद ऑप्शन बचता है मर्सी पिटीशन का।
ठीक है, जो प्रेसिडेंट के सामने लगाई दी जाती है, गवर्नर के साथ में सामने लगती है। तो मर्सी पिटिशन का भी ऑप्शन है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि इसको डेथ सेंटेंस देना है कि नहीं देना है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में डेथ सेंटेंस दे दी जा सकती है। हालांकि रिटेन रखा हमने लॉ में डेथ सेंटेंस को, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं डेथ सेंटेंस से पहले। ठीक है, तो ये आपका डेथ सेंटेंस का कंसेप्ट था। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सबको पता है कि टिल डेथ किस में रखा जाता है, प्रिजन में रखा जाता है। बहुत बार आपने कॉमन मैन को कहते सुना होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल की जेल होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल की जेल होती है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ किसी को बिहाइंड बार्स रखना, इम्प्रिजन रखना। ठीक है, थर्ड जो काइंड ऑफ पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट। अब क्या होता है कि ठीक है, एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसकी तो एक अलग कैटेगरी बना दी कि वो पूरी जिंदगी किस में रहेगा, जेल में रहेगा। उसके बाद होता है इम्प्रिजनमेंट, जो एक किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए हो सकती है, जैसे कि किसी को 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर देना, 10 ईयर्स का दे देना, 5 साल की कोई सजा दे देना। ठीक है, तो वो होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। अब इम्प्रिजनमेंट दो तरह की हो सकती है, एक होती है रिग्रेस और दूसरी होती है सिंपल। रिग्रेस में क्या होता है, हार्ड लेबर कराई जाती है। कई बार बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि वो इतने साल जेल में रहा और वहां से उसने ये वाला काम सीख के आया। ठीक है, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई प्लम्बर का काम सीख रहा है, किसी को कुछ और इस तरह के काम। वहां पे क्या होता है कि जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जब दी जाती है तो कोई ना कोई हार्ड लेबर विद इन प्रिजन आपको करनी पड़ती है, वो होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और दूसरी होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, की इम्प्रिजनमेंट में रह रहे हो, साथ में जरूरी नहीं है कि आपको कोई लेबर करनी पड़े, करनी ही नहीं पड़ती, दैट इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थोड़ी सी हार्ड मान जाती है, सिंपल नॉर्मल मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। उससे नेक्स्ट है फाइन, और लास्ट है कम्युनिटी सर्विस, रिसेंटली एड हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, एफ क्लोज है। और ये बात करता है कम्युनिटी सर्विस क्या कहती है। कम्युनिटी सर्विस में अनपेड वर्क आपको करना पड़ता है और उसके बदले कोई भी पैसा नहीं मिलता, दैट इज अनपेड विदाउट रेमुनरेशन। उसमें कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो साफ सफाई का हो सकता है, चाहे अगर आपको नॉलेज है तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का हो सकता है। वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके कंडक्ट के हिसाब से आपको कौन सा काम असाइन करे। ठीक है, तो वो कम्युनिटी सर्विस में आता है। क्लियर है, ये आपका सेक्शन 4 है, इसमें 6 तरह की पनिशमेंट है, याद रखनी है। उसके बाद आता है सेक्शन 5, जो बात करता है कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। कम्यूट करना मतलब घटाना, कम करना। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि सेंटेंस का कम्यूटेशन कैसे होगा, कौन करेगा। पहली बात जो सेक्शन 5 कहता है वो कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने की है, जो मतलब एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर भी कम्यूट किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर चाह रहा है कि मेरी सजा को कम्यूट करो, कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं। इन्होंने कहा कि विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, वो चाहे चाह रहा है चाहे नहीं चाह रहा है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है, अगर उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो वो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर क्या कर सकती है, सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ BNSS। ठीक है, इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन अटैच है जो बताती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। दोनों ही होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो क्या किसी भी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम्यूट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, या फिर अलग अलग डिफाइंड है। तो एक्सप्लेनेशन आपकी बताती है दो कैटेगरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डेथ सेंटेंस है, अगर डेथ सेंटेंस है, पहली चीज तो आप ये समझिए इस पे आने से पहले कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन से सब्जेक्ट्स पे एक्सटेंड होती है और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर कौन से सब्जेक्ट पे एक्सटेंड होती है। मैंने आपको BNS का ये बताया था कि BNS कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और उसी टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 7th शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट दे रखी है। एक होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपकी स्टेट लिस्ट, और थर्ड है आपकी कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट की हमने बात करी थी। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसपे यूनियन लॉ बना सकता है, यानी कि जिसपे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है। स्टेट लिस्ट में हमने पढ़ा कि उसमें वो सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट लेजिस्लेटर्स कानून बना सकती है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे फॉरेन रिलेशंस है, या फिर डिफेंस है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो किसमें फॉल करते हैं, यूनियन लिस्ट में।
और स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के हिसाब से जो लोकल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं। इन पे स्टेट लेजिस्लेटर्स कानून बना सकती हैं। लेकिन ये तो बात हुई लेजिस्लेटिव पावर की, हम तो बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर किसकी एक्सटेंड करती है। जिन चीजों पे यूनियन कानून बना सकती है, सेंटर कानून बना सकता है, उन्हीं पे आप ये कहेंगे कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। और जब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो जिन चीजों पे, जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेटर कानून बना सकती है, उनको हम ये भी कहेंगे कि उन पे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उस पे मैं आती हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर डेथ दी गई है, अब डेथ दी जा सकती है किसी ऑफेंस किया, अब ऑफेंस किया किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जिसपे यूनियन कानून बना सकती है, यानी कि इस एरिया का जिसका आपने ऑफेंस किया है, जिस एरिया से रिलेटेड ऑफेंस हुआ है, वो एरिया अगर हम देखें तो उस पे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब आपका ऑफेंस करने का तरीका, आप ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी भी कर सकते हैं, आप ऑफेंस फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, आप ऑफेंस डिफेंस के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, किसी डिफेंस पर्सनल के खिलाफ आपने कुछ किया जब वो अपनी ड्यूटी पे है। ठीक है, तो आपका ऑफेंस का एक एरिया होता है ना कि आपने कौन सा ऑफेंस किया, किस तरीके से किया। तो मान लो कोई फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग ऑफेंस किया है, तो फॉरेन एक्सचेंज पे किसकी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है? यूनियन की। तो इसका मतलब वहां पे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रही है, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गया? यूनियन गवर्नमेंट होगी। अगर उस केस में आपको कॉम्यूटेशन सेंटेंस की चाहिए तो कौन देगा? यूनियन गवर्नमेंट देगी। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि पुलिस सब्जेक्ट कौन सा है? पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अगर पुलिस वाले एरिया में अगर पुलिस के अगेंस्ट आपने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, और उसमें कॉम्यूटेशन अगर मिलनी है तो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर किसकी एक्सटेंड कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट की कर रही है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जिस एरिया में आपने ऑफेंस किया है वो यूनियन लिस्ट में फॉल कर रहा है या वो स्टेट लिस्ट में फॉल कर रहा है। क्लियर है? अगर वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उस पर एग्जीक्यूटिव पावर भी किसकी है? यूनियन की। और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है तो कम्यूटेशन करने की पावर भी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है जिसमें ऑफेंस किया गया है, तो उस पे लेजिस्लेटिव पावर भी स्टेट गवर्नमेंट की है, उस पे एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट गवर्नमेंट की है, और उस पे कम्यूट करने की पावर भी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो है डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग। अगर डेथ सेंटेंस मिली है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिली हो, वो यूनियन लिस्ट का है, वो स्टेट लिस्ट का है, वो कंकरेंट लिस्ट का है, डेथ सेंटेंस के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा पावर रहेगी कि वो कम्यूट कर सकती है। कर तो स्टेट गवर्नमेंट भी सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ तब कर सकती है जब उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस एरिया में ऑफेंस हुआ हो और तब डेथ सेंटेंस मिली हो। लेकिन सेंटर के पास पावर है डेथ के केस में, सिर्फ डेथ पेनल्टी के केस में, कि वो क्या कर सकती है? चाहे डेथ सेंटेंस मिली है यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे डेथ सेंटेंस मिली है कि ऑफेंस किया स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेथ के केसेस में हमेशा पावर रहेगी कि वो कम्यूट कर सकती है आपकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट भी कम्यूट कर सकती है। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट करेगी? एक कोई हरियाणा का पर्सन है जिसको सजा मिली है महाराष्ट्र में जाके, तो जब कम्यूटेशन की बात आएगी तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको कम्यूट कर सकती है या फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट? तो इसमें लिखा हुआ है विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, जहां पे ऑफेंडर को सेंटेंस मिली है, यानी कि महाराष्ट्र में अगर सेंटेंस मिली है तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहलाएगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहलाएगी कम्यूटेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपने याद रखना है, डेथ सेंटेंस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको ध्यान रखना है, पीटी में भी आ सकता है। और सेक्शन 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 6 पे। सिंपल सा सेक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि कई बार आप क्या देखेंगे कि जैसे हम पढ़ेंगे कि अटेम्प्ट के केस में कितनी सजा मिलेगी, भाई हाफ ऑफ द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, या फिर कई अगर अबेटमेंट का केस है तो कितनी सजा मिलेगी? 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड। तो कई बार आपकी पर्टिकुलर सजा ना देके
ये दे दिया जाता है कि इतने फ्रैक्शन में जो मेन आपके दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कोएट और इनकोएट। कोएट होते हैं जो कंप्लीट हो गए, इनकोएट होते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए, जैसे कि अबेटमेंट का केस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है, प्रिपरेशन है। तो इन केसेस में कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट सजा ना बता के ये बता दिया जाता है कि जो मेन ऑफेंस की सजा है उसका हाफ, जो मेन ऑफेंस की सजा उसका 1/4। तो मान के चलो अगर मेन ऑफेंस में सजा दे रखी लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो उसका क्या 1/4 करोगे, क्या 1/3 करोगे? क्या आप उसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हो? क्योंकि क्या आपको पता है कि कौन आदमी कितने साल तक जिएगा? लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब तो टिल डेथ होता है। अब हो सकता है उसकी डेथ 5 साल में हो जाए, और हो सकता है उसकी डेथ आज से 40 साल बाद हो। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपका सेक्शन 6 ये कहता है कि फ्रैक्शन के केस में अगर आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट की फ्रैक्शन निकालनी है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम 20 साल अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 10 साल। 1/4 कहेंगे तो 5 साल। ठीक है, यानी कि अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट की फ्रैक्शन, जो लोग ये कहते हैं ना कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 20 साल होता है, वो 20 साल नहीं होता। जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो 20 साल हम उसको कंसिडर करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 बीएनएस। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट सेक्शन हम करेंगे, सेक्शन 7। वो ये कह रहा है कि सेंटेंस, हमने पढ़ा दो तरह की सेंटेंस हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। तो अगर हम ये लिखा देखते हैं किसी सेक्शन में कि जो पनिशमेंट मिलेगी वो इधर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, तो वो सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, अब कोर्ट पे डिपेंड है। अगर उन्होंने लिखा कि इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड कर सकती है 3 साल तक ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, तो ये तो जो कोर्ट हैं जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, जो बताएंगे कि कितनी पनिशमेंट मिलेगी, वो हो सकता है ये कह दें कि 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो हो सकता है ये कह दें कि 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कह दें 1 साल सिंपल 2 साल रिग्रेस। ठीक है, वो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 साल सिंपल 1 साल रिग्रेस। यानी कि अगर इधर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो पनिशमेंट होली सिंपल हो सकती है, होली रिग्रेस हो सकती है, और पार्शियली सिंपल पार्शियली रिग्रेस, इस तरह से भी दी जा सकती है। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन 7 तक का एरिया कंप्लीट हो गया। कल सेक्शन 8 पे आएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा सेक्शन। थैंक यू।